डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने कचना रेलवे ओवरब्रिज का किया लोकार्पण। करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज से ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। झारखंड में एजेएसयू की मांग, माटी के बेटे को ही राज्यसभा का बनाए उम्मीदवार। पटना में एनआईएफटी का ग्रेजुएशन शोकेस। एनआईएफटी पटना में छात्रों की रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने छात्रों को किया प्रोत्साहित। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास चला पीला पंजा, सभी अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। रेलवे ट्रैक के किनारे था अतिक्रमण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर में 48 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने कचना रेलवे ओवरब्रिज और शंकर नगर खंबारी डी कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कचना रेलवे फाटक पर लंबे समय से लगने वाले जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस और दैनिक यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 787 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यातायात भी सुगम और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शंकर नगर खंबार डी कचना मार्ग के चौड़ीकरण से पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रायपुर के तेजी से विकसित हो रहे इस हिस्से में आवागमन आसान होने से व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रही है ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस ओवरब्रिज को तय समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया गया है। भविष्य में भी राजधानी समेत पूरे प्रदेश में सड़क, पुल और ओवरब्रिज निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने वर्षों पुरानी जाम की समस्या से निजात मिलने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड स्थित ग्राम खड़ौदा कला में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगे सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समय सीमा के भीतर संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा करना सरकार का परम धर्म है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन का उद्देश्य है। शिविर में ग्रामीणों को B1, खसरा और ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, स्मार्ट क्लास, मिनी स्टेडियम और जन प्रदाय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अन्य प्रशासन कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों को शुभाशीष भी किया। 29 तारीख को होगा, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हमको इस बात की सूचना सबको देना है। जनपद के सीओ हैं क्या यहाँ पर बोडला के? इधर आओ भाई, सामने कहा। हाँ भाई सीओ साहब, ये जनपद में उस दिन 29 को होने वाले कार्यक्रम में जितने उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हैं, सबके सचिवों को सूचना कर कि वहां पर मुनादी हो कि जिसको भी अपना B1, खसरा या फिर जीर्ण शीर्ण हो गई है ऋण पुस्तिका, तो ऋण पुस्तिका बनवाना हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हमारे सुशासन तिहार में बना। अंबिकापुर में बारिश से पहले शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत सभा कक्ष में बिजली विभाग, नगर निगम, NH और PWD विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री ने बताया कि बिजली समस्याओं के समाधान के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 63,000 में से करीब
60,000 उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 5 नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बैठक में शहर की सड़कों को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि महामाया चौक से बंगाली चौक तक सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि डामर की बढ़ती कीमतों और मानसून के करीब होने के कारण कुछ विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। का था नगर निगम का, पीडब्ल्यूडी का और एनएच का, सभी विभागों का आज बैठक लिए हैं। बरसात से पहले की जो भी तैयारियां होती हैं उनके दृष्टिकोण से और जो समस्याएं आ रही हैं उन सबको समझने के लिए और आगे काम करने के लिए आज बड़ी बैठक लिए हम लोग। और बड़ा खुशी का बात है कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी का बिजली का समाधान का जो स्कीम लाए हैं, जिसमें हमारे 63,000 हितग्राही हैं, जिसमें 60,000 हितग्राहियों का अभी तक समाधान हो गया। जो बिजली बिल की जो समस्या आती थी, मात्र 3,000 बचे हैं, जिसको भी हम बहुत जल्दी सभी विभागों को आज कोऑर्डिनेशन कर दिए हैं। बलरामपुर रक्षित केंद्र में सीन ऑफ क्राइम फॉरेंसिक मोबाइल वाहन का शुभारंभ किया गया। नव पदस्थ कलेक्टर के हाथों हरी झंडी दिखाकर फॉरेंसिक मोबाइल वाहन को रवाना किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीओ, पुलिस अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा प्रदत्त सीन ऑफ क्राइम फॉरेंसिक मोबाइल वाहन का शुभारंभ पुलिस लाइन परिसर में किया गया। यह मोबाइल वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करने में मदद करेगा। वाहन में आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे अपराधों की जांच और साक्ष्य संग्रहण में तेजी लाएगी। वहीं कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि इस मोबाइल यूनिट के शुरू होने से पुलिस जांच व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी और गंभीर मामलों के खुलासे में सहायता मिलेगी। बताया कि एविडेंस कलेक्शन के लिए जो समय निकल जाता है, समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गोल्डन आवर प्रिंसिपल रहता है जब हमें आरोपी को भी पकड़ना होता है और साथ ही साथ हमारे एविडेंसेस को भी कलेक्ट करना होता है। दोनों में हमें जो है वो हमें सहयोग मिलेगा। इस वाहन के माध्यम से हमें जो है वो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और हम जिले के अंदर ही जो है एविडेंसेस को कलेक्ट कर पाएंगे। बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के ग्राम पंचायत आनंद गांव में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगे सुनी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों का आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदनों पर कार्यवाही की गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस दौरान 18 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हर समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना है। बेमेतरा जिला के आनंद गांव में आज 20 ग्राम पंचायतों का ये सुशासन तिहार का आयोजन हुआ है। साथ ही 18 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने आवेदन लेकर, अपनी बातें लेकर। उन सब की बातों को सुना जा रहा है और उसका निराकरण किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों के लिए और 3 नगर पंचायत के लिए विकास के लिए राशि की घोषणा भी हमने की है। अन्य जो आवेदन आए हैं उन सब का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। पेंड्रा ब्लॉक के ग्राम विशेष शरा सहित अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर विभाग ने 11 ट्रैक्टर, 1 टिप्पर, 2 हाइवा और 2 जेसीबी मशीन जब्त की हैं। जांच में सामने आया है कि बिना किसी अनुमति के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। जिला खनिज अधिकारी आदित्य मनकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के नाम पर भी अवैध रेत परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला पंचायत से अनुमति के बाद ही सीमित अवधि और निर्धारित ट्रिप पर ही रेत परिवहन की छूट दी जाती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग की इस लगातार कार्रवाई से अवैध उत्खनन में लगे लोगों में खलबली मची हुई है। विभाग ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो है खनिज उड़न दस्ता दल जीपीएम द्वारा
लगातार जहाँ जहाँ पर भी रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण किए जा रहे हैं, इन भंडारण करने वाले, अवैध उत्खनन करने वाले और अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार खनिज विभाग कार्रवाई कर रहा है। खनिज विभाग द्वारा विगत 4-5 दिनों में 11 ट्रैक्टर, 1 टिप्पर, 2 हाईवा वाहन समेत जो है 2 जेसीबी को भी हमने जो है जब्त किया है। सभी वाहनों के विरुद्ध जो है खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21, 1, 5 एवं 23 के तहत जो है अर्थदंड समझौता की राशि सभी को जमा कराया जाकर ही सभी वाहनों को मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही जो है निरंतर जारी रहेगी। अवैध उत्खनन, परिवहन करने वालों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल फीस बढ़ोतरी और निजी स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल फीस, ड्रोन, ड्रेस और अन्य गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो कई बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और ड्रॉप आउट की स्थिति बढ़ सकती है। ज्ञापन में फीस वृद्धि पर रोक लगाने, अतिरिक्त वसूली बंद करने और गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा सुरक्षित रखने की मांग की गई है। बहुत ही लोगों के मनों में शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सब दुखी हैं इस बात से कि आज महंगाई बढ़ते जा रही है। पेट्रोल की, डीजल के, साधनों के, संसाधनों के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर से अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से एजुकेशन के अंदर, वो भी शिक्षा विभाग से, जो शिक्षा विभाग के अंदर में हमेशा फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, आत्मानंद स्कूल कांग्रेस की सरकारों में खोला गया था, उसमें फ्री एजुकेशन की बात थी। वहाँ पर अब फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि रोल बैक करें, वापस ले, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की, जैसे कोविड का समय था वैसे ही समय। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर अब दावे भी किए जाने लगे हैं। आजसू पार्टी एनडीए की प्रमुख घटक है और झारखंड में आजसू पार्टी का एक विधायक भी है। ऐसे में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने इस राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड के माटी के बेटे को ही उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए एनडीए को 27 विधायकों का वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के दोनों राज्यसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा जाएं। देखिए, राज्यसभा चुनाव जिसमें स्पष्ट रूप से मिनिमम राज्यसभा सदस्य का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 27 विधायकों का प्रत्यक्ष रूप से मतदान पक्ष में होना जरूरी है। और ये सच है कि आजसू पार्टी के पास एक विधायक जरूर है, लेकिन एनडीए जिसका घटक दल के रूप में आजसू है, निश्चित रूप से आजसू चाहेगी कि एनडीए के पल्ले में झारखंड का जो राज्यसभा का चुनाव होना है, दोनों का दोनों सीट एनडीए के पक्ष में जाए, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। गढ़वा जिले में आयोजित प्रदेश भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में विधानसभा के नेता, प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव, दिल्ली में आदिवासी सम्मेलन सहित कई मुद्दों पर बयान जारी कर राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम पर निशाना साधा है। दरअसल गढ़वा के तेतरी चंद्रवंशी बीएड कॉलेज में भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के समापन समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को कई अहम बिंदुओं पर जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता दल को देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाला राज्यसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी और चुनाव में जीत पर दर्ज करेगी। लोकतंत्र में हर सामाजिक या राजनीतिक संगठन अपनी मांगों को लेकर, चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, या प्रदेश में हो, या देश के राजधानी में हो, अपनी मांगों को लेकर के धरना, प्रदर्शन, सम्मेलन, जुलूस करने का ये राइट है, स्वतंत्रता है। अगर कोई भी संगठन अगर धरना प्रदर्शन करते हैं
और किसी को अगर उसका विरोध होता है तो इसे लगता है कि अब उन लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है। वो लोग इससे अब चिंतित हो गए। जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील प्रशासन की एक और मिसाल आज रांची स्थित समाहरणालय परिसर में देखने को मिली है। इस दौरान जब दिव्यांग रोबिन मालकार अपनी पत्नी के साथ राशन कार्ड बनवाने के उद्देश्य से समाहरणालय पहुंचे, जहां शारीरिक रूप से असहज होने के बावजूद रोबिन ने उम्मीद के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय का रुख किया, जहां उपस्थित कर्मियों ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्परता से उनकी सहायता शुरू कर दी। मौके पर कार्यालय कर्मियों द्वारा मामले की जानकारी तुरंत विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी को दी गई। इस अवसर पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए बिना किसी विलंब के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। वहीं प्रशासनिक तत्परता और समन्वय का परिणाम ये रहा कि कुछ ही देर में रोबिन मालकार का राशन कार्ड तैयार कर दिया गया। इसी दौरान जब जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए रोबिन मालकार पर पड़ी तो वह खुद उनके पास पहुंचे, उनकी समस्याओं और प्रक्रिया की जानकारी ली तथा मौके पर मौजूद पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संवेदनशील कार्यशैली की सराहना की और उपायुक्त ने रोबिन मालकार को उनका राशन कार्ड सौंपा। बता दें आपको कि जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा था कि प्रशासन का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां NIFT पटना ने 22 मई 2026 को अपने कैंपस में सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन शोकेस 2026 का आयोजन किया, जिसमें 2026 में ग्रेजुएट होने वाले बैच की एकेडमिक उपलब्धियों और रचनात्मक उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों द्वारा प्रदर्शित नवीन भावना, रचनात्मकता और उद्योग उन्मुख शिक्षा की सराहना की और ग्रेजुएट होने वाले बैच को भारत के फैशन और रचनात्मक उद्योगों के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रेजुएशन शोकेस में फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, फैशन कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन मैनेजमेंट स्टडीज सहित विभिन्न विभागों के 179 ग्रेजुएट छात्रों के कार्यों प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनियों और डिस्प्ले में छात्रों की डिजाइन समझ, तकनीकी विशेषज्ञता और NIFT पटना में अपनी अकेडमिक यात्रा के दौरान प्राप्त उद्योग अनुभव की झलक मिली। यह कार्यक्रम NIFT पटना के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जिसने नवाचार, अकेडमिक उत्कृष्टता और उद्योग एकीकृत शिक्षा के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय MOU भागीदारों और विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति भी रही, जिनमें NCFT के प्रशासन प्रबंध अवतार तुलाधर, NCFT की HR प्रबंधक ऋचा तुलाधर, NCFT के उप प्रधानाचार्य जीवेश्वर लाल श्रेष्ठ और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव शामिल थे। उनकी भागीदारी ने इस उत्सव को और भी महत्वपूर्ण बना दिया और NIFT पटना द्वारा विकसित किए गए सहयोगात्मक अकेडमिक और संस्थागत संबंधों को उजागर किया। ग्रेजुएशन शोकेस 2026 का समापन एक उत्सवपूर्ण माहौल में हुआ, जिसमें ग्रेजुएट छात्रों की उपलब्धियों को सराहा गया और उनके भविष्य के पेशेवर प्रयासों में सफलता की कामना की गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां पालघर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक स्टंट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केटवा पुलिस थाना क्षेत्र के माकुड़सार रोड पर एक युवक चलती मिट्टी से भरे ट्रक को पकड़कर बाइक से जानलेवा स्टंट करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए पालघर पुलिस ने जांच कर बाइक नंबर के आधार पर आरोपी युवक मनीष सुखदेव यादव को चिन्हित किया और उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई की। पालघर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और रील्स के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें, वरना कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमणों को हटाने के लिए पश्चिमी रेलवे द्वारा चलाए जा रहे बेदखली
बेदखली अभियान के चौथे दिन शुक्रवार को बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर में सभी अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा कि 19 मई से अब तक लगभग 500 अवैध झुग्गियों को हटाया जा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस बेदखली अभियान को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों को 100 ढांचों को पूरी तरह से न गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन इसलिए इन झुग्गियों के भूतल को बरकरार रखा गया, जबकि ऊपरी मंजिलों को गिराया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि लगभग 50% काम पूरा हो चुका है और ऊपरी मंजिलों को गिराने का शेष काम शनिवार दोपहर तक पूरा होने की उम्मीद है। पश्चिमी रेलवे के अनुसार ध्वस्त इमारतों का मलबा साथ साथ हटाया जा रहा है और निर्धारित निपटान स्थलों पर ले जाया जा रहा है। अभिषेक ने बताया कि स्थल पर बाड़ लगाने और बैरिकेडिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।